वर्ल्ड मीडिया के विश्व स्तरीय वैचारिक अभियान में हम वर्ल्ड एक्सप्रेस में प्रबुद्ध जनों से ली गई मुलाकातों का नियमित प्रसारण कर रहे हैं। आज प्रस्तुत है 85 वर्षीय शिक्षाविद कुशल लेखक श्रीधर बर्वे से ली गई खास मुलाकात। संपादक राजकुमार हंस को दी गई इस मुलाकात में बर्वे जी ने सारगर्भित सवालों के सटीक जवाब दिए। हम अपने दर्शकों को बताते चले, बर्वे जी द्वारा लिखित 2 पुस्तकें भाषाई वेदना के परिच्छेद और राष्ट्र निर्माण के अग्रदूत सारे विश्व में बहुचर्चित हैं। मुलाकात का संपूर्ण ब्यौरा इस प्रकार है। वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल के समस्त दर्शकों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम मुलाकात लेने जा रहे हैं अहिल्या नगरी के वरिष्ठ साहित्यकार, जिनकी उम्र करीब 85 वर्ष है, श्रीधर बर्वे जी। इन्होंने काफ़ी किताबों का लेखन किया है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी कलम चलाई है और समाजवादी आंदोलन से भी आप जुड़े हुए हैं और जुड़े हुए थे। श्रीधर बर्वे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। पहला सवाल हम आपसे ये करना चाहेंगे कि आपका जन्म कहाँ हुआ, आपके माताजी पिताजी का क्या शुभ नाम रहा और आपकी पढ़ाई कहाँ तक? जी, मेरे पिताजी का नाम कृष्णराव बर्वे, माताजी का नाम द्रौपदी बर्वे, और मैंने पढ़ाई अपनी इंदौर में ही पूरी की। पहली से लगा करके एमए तक की पढ़ाई इंदौर में की। 1965 में किया मैंने अंग्रेजी साहित्य में। दूसरा सवाल हमारा आपसे ये रहेगा कि हमें ये जानकारी है कि आप आदिवासी क्षेत्र में बहुत लंबे समय तक रहे, तो क्या समस्याएं आपने देखी, आदिवासियों की क्या क्या समस्याएं देखी? जी, दरअसल बात यह है कि मैं अपने युवावस्था में जिन महापुरुषों के संपर्क में आया, उनके प्रभाव के कारण मुझे आदिवासियों के प्रति मन में प्रेम हुआ। उनमें से एक प्रभावित करने वाले नारायण भाई देसाई थे, डॉक्टर लोहिया थे, जयप्रकाश जी थे। तो इनके कारण मैंने शहरों के बजाय आदिवासी क्षेत्रों में सेवा करना पसंद किया। मैंने अपना सेवा काल बस्तर ज़िले में, झाबुआ ज़िले में, अलीराजपुर ज़िले में, बड़वानी ज़िले में और धार ज़िले में पूरा किया। 38 वर्ष मैंने सेवा की है आदिवासी क्षेत्रों में। सबसे बड़ी समस्या ये है कि वहाँ पर शिक्षा फैल रही है, मगर पहले नहीं थी। अब उसके बाद में ये हुआ है कि स्वास्थ्य की समस्याएं बड़ी तेज़ हैं। स्वास्थ्य की समस्याएं मैंने देखा आदिवासी क्षेत्रों में, स्वास्थ्य के लिए आदिवासी लोग तरसते हैं, लोग वहाँ पर पहुँचते नहीं, चिकित्सक लोग, और जो समस्या जानते ही हैं। आदिवासी काफ़ी समस्याग्रस्त हैं। दूसरा सवाल हमारा ये है कि आप ये मानते हैं कि जिस तरह से राजनीतिक पार्टियों को कार्य करना था वैसा कार्य नहीं हुआ और आदिवासियों की, गरीब लोगों की समस्या का निराकरण नहीं हो पाया। आप इस बात से कहाँ तक सहमत? ऐसा तो नहीं है कि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है, क्योंकि पिछले लगभग 78 वर्षों में जो देश आज़ाद हुआ है, काम तो हुआ है, मगर जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है। उनके रहने सहने के लिए मकान भी अच्छे बनवाए हैं सरकार ने, चिकित्सा की व्यवस्था भी की है, मगर जितनी व्यापक मात्रा में पहुंचना चाहिए था उतना नहीं हो पाया है। और मुझे सबसे बड़ी बात यह है कि आदिवासियों को भोलापन बहुत पसंद आता है। जीवन को यदि समझना है तो बस आदिवासी जीवन में जाइए, आप वहाँ के वनों में जाइए, वहाँ के लोगों से मिलिए। सच में हम लोग मनुष्य को वहीं पाते हैं। आदरणीय बर्वे जी, एक प्रश्न ये है कि अभी आप देखते हैं कि पर्यावरण नष्ट होता जा रहा है, पहाड़ खत्म होते जा रहे हैं, जंगल खत्म होते जा रहे हैं और कृषि भूमि भी बिकती जा रही है। पर्यावरण को बचाने के लिए, भूमि को बचाने के लिए, जंगलों को बचाने के लिए आपके क्या सुझाव हैं? हाँ, आपका प्रश्न बहुत बढ़िया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम खुद से, मेरा मतलब मनुष्य जाति लोग अपने ही पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं। मुझे एक 2 पंक्तियाँ याद आ रही हैं। स्वागत है।
पंक्तियाँ अज्ञात कवि की हैं, मुझे पता नहीं कवि का नाम क्या है, लेकिन वो बड़ी मार्मिक पंक्तियाँ हैं कि कुछ लोग आए हैं पेड़ काटने मेरे गांव में। क्या बात है। कुछ लोग आए हैं पेड़ काटने मेरे गांव में, अभी धूप तेज़ है बैठे हैं उसी की छाँव में। अरे वाह वाह, क्या बात। तो कुल मिलाकर के केवल पेड़ों की बात नहीं है, जहाँ जहाँ नदियाँ हैं नदियों को भी हमने प्रदूषित किया है, मिट्टी का भी हमने मतलब दुरुपयोग किया, ख़राब किया है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हम लोग लापरवाह हैं, ध्यान देते नहीं। अब उदाहरण के लिए पानी की समस्या बहुत प्रबल है और कई बार आपने भी पढ़ा होगा, मैंने भी सुना है कि अगला विश्व युद्ध कभी हुआ तो पानी को लेकर के होगा। मगर हम इंदौर वासी अपने ही पानी के स्रोतों को नाश कर रहे हैं। उदाहरण के लिए मैं बचपन से अभी तक केवल सेवाकाल को छोड़ करके इंदौर से संबंध रहा हूँ। मेरे देखते देखते मैं आपको बताऊँ कि जहाँ राम सिंह भाई जी का प्रतिमा लगी है वहाँ एक बहुत बढ़िया कुआं था जी। वहाँ देखो तो पानी, तो एमआईजी थाने के पीछे खजानी क्षेत्र में एक बावड़ी थी, उसे काट दिया है। मालूम नहीं क्यों उसको बंद कर दिया। कुल मिलाकर के बात यह है कि मैंने कई स्थान देखे इंदौर में जहाँ पानी का स्रोत था उसको बंद कर दिया गया है। अब हम नर्मदा पर आश्रित हैं। अकेली नर्मदा कितने नगरों को, कितने गाँवों को अपना पानी पिला करके ज़िंदा रखेगी। उसका लोड हमें कम करना चाहिए और अपने जल स्रोतों को बचाना चाहिए। मुझे अपने बचपन की याद आती है, ये जो कहन नदी है इसमें मैंने तैरना सीखा है, तैरा हूँ। बालाजी का जो मंदिर है वहाँ पर दर्शन करने जाते थे, शिव स्नान भी करते थे। टपूगढ़ बगीचा जहाँ आजकल कमला नेहरू पार्क है। तो आज स्थिति ये हो गई कि नदी बची कहाँ है, वहाँ गंदा नाला भी नहीं है, वो तो इतना ख़राब है। हालांकि नगर निगम ने प्रयास किया है उसको पुनर्जीवित करने का, ईश्वर करे उनका प्रयास सफल हो, मगर हम खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार करके अपने प्राकृतिक जल स्रोतों का नाश कर रहे हैं। क्या ये हमारे दर्शक यह जानना चाहेंगे कि आप एक वरिष्ठ लेखक रहे हैं, आपकी लगभग 4 किताबें आई हैं, उनके नाम क्या क्या हैं? जी, मेरी पहली पुस्तक का नाम है भाषाई वेदना के परिच्छेद। इसका विषय यह है कि हमारा देश आज भाषाई गुलाम है। हमारे देश की जो भाषाएं हैं वे अंग्रेज़ी के पैरों तले कुचली जा रही हैं। उनको जो सम्मान मिलना चाहिए था नहीं मिल रहा है। हमारे देश के कार्यालयों से लगा कर के सुप्रीम कोर्ट तक अंग्रेज़ी का बोलबाला है। और ऐसी स्थिति में अगर हम अपने देश को लोकतंत्र और गणतंत्र कहते हैं तो देश की भाषाओं को सम्मान होना चाहिए। और इसी बात को रेखांकित करने के लिए मेरी पहली पुस्तक आई थी भाषाई वेदना के परिच्छेद जी। दूसरी पुस्तक रही है मेरी भूगोल के संबंध में। 1945 के बाद, द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति के बाद उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद समाप्त हुए और ऐसी स्थिति में कई पराधीन देश आज़ाद हुए। उन नए देशों का परिचय, नए देशों के सामूहिक नाम, उन नए देशों के प्राकृतिक स्रोत, इनको लेकर के मैंने एक पुस्तक लिखी है, भूमंडल के शब्द चित्र, इस नाम से है। तीसरी पुस्तक है राष्ट्र निर्माण के अग्रदूत। इसमें मैंने दुनिया के अलग अलग देशों के राष्ट्र लिए हैं और उन देशों को लिया है जिनसे हमारा देश का हार्दिक संबंध जुड़ा हुआ है, गर्भनाल का संबंध जुड़ा हुआ है। जैसे मॉरिशस में भारतीय मूल के व्यक्ति को राष्ट्रपिता का सम्मान प्राप्त है, डॉक्टर शिवसागर रामबुल्ला। ऐसे ही गयाना एक देश है दक्षिण अमेरिका में, वहाँ डॉक्टर छेदी जगन को राष्ट्रपिता का सम्मान प्राप्त है। इन दोनों के पूर्वज लगभग 200 वर्ष पूर्व भारत से गए थे। एक और देश है फिजी, प्रशांत महासागर में। फिजी भी ऐसा देश है कि जहाँ लगभग 40% लोग भारतीय मूल के हैं। वहाँ एक विवेकानंद शर्मा हुए हैं, बड़े विद्वान व्यक्ति। उन्होंने हिंदी के संघर्ष के लिए वहाँ पर बहुत काम किया और हिंदी को प्रतिष्ठित करवाया। आपको आश्चर्य होगा कि दुनिया में भारत को छोड़ करके फिजी ही एकमात्र ऐसा देश है कि जहाँ हिंदी को राजकीय सम्मान प्राप्त है। वहाँ के बच्चों को 3 भाषाएं अनिवार्य रूप से पढ़ना पड़ती हैं। उनकी फिजियन भाषा, दूसरी अंग्रेज़ी और तीसरी हिंदी। तो मैंने फिजी के
विवेकानंद शर्मा को लिया है, और भी ऐसे अन्य लोग जो हमारे देश से जुड़े हुए हैं। मैं उनको कहूँगा देसी परदेश। जैसे उदाहरण के लिए श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, ये हमारे देश के कभी अंग रहे हों या न भी रहे हों, लेकिन संस्कृति हमको जोड़ती है, और जब वहाँ जाएं तो पता नहीं लगता कि हम किसी विदेश में आए हैं, हम अपने ही देश में आए हों। मैं इनको देसी परदेश बोलता हूँ। तो इन देशों के राष्ट्र नायकों का मैंने उसमें समावेश किया है, जैसे शेख मुजीबुर रहमान हैं, सोलोमन बंडार नायके हैं, उसके बाद विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला हैं, उसके बाद में राजा त्रिभुवन हैं। फिर भूटान को जिस परिस्थिति से निकाल करके आधुनिक युग में लाए वो जिग्मे दोरजी वांगचुक, उनको लिया है। श्रीलंका के बता दिया मैंने आपको, अफ़गानिस्तान को लिया। ऐसे कई अपने पड़ोसी देशों को लिया है जिनसे हमारा हाड़ मांस से संबंध, रक्त संबंध जुड़ा हुआ है, उनको मैंने लिया है। तो ऐसे 17 देशों के राष्ट्र नायकों का उसमें समावेश किया। आपके इतने अच्छे लेखन के लिए बहुत बहुत वर्ल्ड एक्सप्रेस की ओर से, वर्ल्ड मीडिया की ओर से आपको बधाई। कौन कौन से देशों की आपने यात्राएं की? मैंने नेपाल की यात्रा की। नेपाल 2018 में मुझे नेपाल गांधी प्रतिष्ठान की ओर से व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया था। जी। तो नेपाल गया हूँ मैं, मॉरिशस गया हूँ। मॉरिशस में मेरे मित्र रहते हैं, उनके साथ में रहा। मॉरिशस, श्रीलंका गया। इन देशों की मैंने यात्राएं की हैं। क्योंकि ये मेरे आत्मीयता से जुड़े हुए देश हैं, इसलिए इनको देखना मैं आवश्यक समझता था। सारी दुनिया इस समय आतंकवाद से पीड़ित है और युद्ध से भी पीड़ित है। आप ये जानते हैं कि सारी दुनिया के अधिकांश देश अति विस्तारवादी नीतियों के कारण एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं। युद्ध को रोकने के लिए, आतंकवाद को रोकने के लिए आपके क्या सुझाव हैं? हाँ, आपने प्रश्न जो किया है बड़ा गंभीर प्रश्न है। आतंकवाद केवल भारत ही नहीं, विश्व के अनेक देशों को सता रहा है, पीड़ित हैं। आतंकवाद का मूल उद्देश्य यही है, मनमानी करना, और हम जो सोचते हैं वही सही है और हम जो चाहते हैं वही होना चाहिए। ये आतंकवाद किसी उद्देश्य होता है। अब इसके पीछे धार्मिक कारण भी हो सकते हैं। मैं उसको धर्म नहीं कहूँगा, संप्रदायवाद कहूँगा। संप्रदायवाद के पीछे व्यक्ति बिल्कुल जुनून से भर जाता है, फैनेटिक हो जाता है वो, तो उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। और आप जानते ही हैं कि कुछ देश आतंकवाद की फैक्ट्रियाँ बन गए हैं। वो इसलिए कि अपनी मनमानी करना चाहते हैं, अपने स्वार्थों की पूर्ति करना चाहते हैं। दरअसल वो मनुष्य के वेश में राक्षस है, मैं ये मानता हूँ। तो इसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि शिक्षा की व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो। ख़ास करके इतिहास का लेखन यूनेस्को के नियंत्रण में होना चाहिए, ताकि हम एक दूसरे के प्रति विश्वास से भरें, आपसी अविश्वास को दूर करें, आपसी घृणा को समाप्त करें, ताकि दुनिया में भाईचारे का वातावरण हो, लोग प्रेमपूर्ण संबंध से रहें, भाईचारे से रहें और शांति से रहें। बहुत अच्छा आपका उत्तर है। आज के साक्षात्कार का हम आपसे अंतिम सवाल करना चाहते हैं। लोहिया जी के भी आपने दर्शन किए, जयप्रकाश नारायण जी के भी किए, तो हम आपसे जानना चाहेंगे, और विनोबा भावे जी के भी आपने दर्शन किए, तो हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि समाजवादी आंदोलन और इन तीनों महानुभावों की विचार भूमि को संक्षेप में आप क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहली बात, मैं विनोबा जी को याद करता श्रद्धा के साथ में। आज पूरे देश में जो स्वच्छता का आंदोलन चल रहा है, मैं उसका प्रेरणा स्रोत विनोबा जी को मानता हूँ। मुझे याद है विनोबा जी 1960 में अगस्त महीने में 1 महीना इंदौर रुके थे और स्वयं झाड़ू लगा करके सफाई का मार्गदर्शन करते थे। दूसरी बात, नदियों की सफाई के बारे में सबसे पहले आवाज़ उठाने वाले डॉक्टर लोहिया थे। उन्होंने कहा कि देश की नदियाँ, उन्होंने धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं कहा, मानवीय दृष्टिकोण से कहा, प्राकृतिक शुद्धता के दृष्टिकोण से कहा कि नदियों को शुद्ध करवा, नदियों को शुद्ध रखो, ये बात है। और कुल मिलाकर के बात यह है कि चाहे वो लोहिया जी हों या जयप्रकाश जी हों, इनका जो दर्शन था
मूलतः गांधीवाद पर आधारित था। मार्क्स से भी प्रभावित थे, लेकिन सब मिला के बात कहने की ये है कि मानव समाज ऐसा हो कि जिसमें बंधुता हो, स्वतंत्रता हो, समानता हो, और समानता भी न्याय वाली हो, सामाजिक स्वतंत्रता हो और हर प्रकार की स्वतंत्रता हो, हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर मिले, लोग शांति से रहें। ये उनका दृष्टिकोण। इस वैचारिक साक्षात्कार को हम सारी दुनिया के लोगों को सादर समर्पित कर रहे हैं। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व। नमस्कार। श्रीधर वर्मा जी के हम वर्ल्ड एक्सप्रेस की ओर से आभारी हैं।